नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एसएससी चर्चा पर मैं रोहित दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा 30वां सेशन है, यानी 30th पार्ट है। थोड़ी सी खांसी हो गई मुझे और चलिए आगे बढ़ते हैं। और एमटीएस की एग्जाम परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। तो जितने लोगों ने परीक्षा दी है वो वेट करिए, इंतज़ार करिए अपनी प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट का। उसके बाद फिर हमारे सामने जब रिजल्ट आएगा मेंस का, आपका एडमिट कार्ड आए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको मेंस के लिए भी अपना और मैटर दे पाएँ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस तरीके से हम प्रश्न करना चाहते हैं और क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंक सेलेक्ट कर ले, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं और उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे के कुल पेड़ों की संख्या बताइए। ठीक है, एक बगीचे में 60% आर कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगोज ट्री एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज ट्री आर एप्पल ट्रीज। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री इज 1500, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट गार्डन योर। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसा है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज ऐसा है, हर चीज अपने आप में 100% तो होती है। ठीक, अभी यहां पर हम मान लेते हैं कि कुल टोटल नंबर ऑफ जो ट्री हैं, टोटल वो अपने आप में 100% है। कह रहा है कि इस बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, तो 100 का 60% नारियल के पेड़ है। नारियल, कोकोनट ट्री। और यहां आपसे कह रहा है, मैं यहां करते हुए चल रहा हूं, कह रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ है। देखो, 25% मतलब होता है 1/4। 1/4। नारियल के पेड़ों की संख्या 60 है और इसका 1/4 तो हो जाएगा 15। ये जो 15 है, ये कौन से पेड़ हैं? ये आम के पेड़ हैं। ये है आम के पेड़। आम के पेड़। ठीक, यानी इसका कितना परसेंट? 25%। 25% यानी 15 आम के पेड़ हैं। 15% आम के पेड़। आम के पेड़ हैं। ठीक, उसके बाद बात कर रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। अब आम के पेड़ की संख्या 15 है और 20%, तो आपको बता दें 20% का मतलब होता है 1/5। कितना? 1/5। ठीक, 1/5। अब हमसे कह रहा है कि 20% 1/5 यानी 15 का 1/5 कितना हो जाएगा? यानी 3%। यानी इसका 20%। यानी इसका 20%। इसका 20%। 20% मतलब 3%। क्या है? सेब के पेड़ है और सेब के पेड़ की संख्या हमको दी है। सेब के पेड़ की संख्या है 1500। तो यह समझ में आ गया कि 3% की वैल्यू 1500। 3%। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 500। तो कुल पेड़ों की संख्या 100% की वैल्यू क्या होगी? 500 यानी 50,000। देखिए, समझिए, सीखिए, जानिए और फिर बताइए। ठीक, समझ में आ गया आपको? देखा आपने, पैसे पहला प्रश्न हमने कितनी आसानी से कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अमन का बबलू से अनुपात 4:5 है तथा बबलू का शालिनी से अनुपात 2:3 है। यदि अमन को 800 रुपए मिलते हैं तो शालिनी को कितना रुपया मिलेगा? ठीक है, कह रहा अमन का बबलू से अनुपात 4:5 है।
ठीक है, द रेशियो ऑफ द अमन टू बबलू इज 4:5। ऐसा है, अमन और बबलू का रेशियो है 4:5, जबकि बबलू का शालिनी से अनुपात, दैट ऑफ बबलू टू शालिनी, बबलू और शालिनी यानी एस, अनुपात है 2:3। ये अनुपात है 2:3। ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंगल रेशियो में चेंज करना है। क्या करना है, सिंगल रेशियो में चेंज करना है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भैया बबलू को यहां पर 2 बार दिया गया। ठीक, कितनी बार, 2 बार दिया गया। ठीक, तो अमन जो 2 बार दिया उसको बीच में, बबलू और शालिनी होंगी किनारे। चलो देखते हैं, अमन और बबलू का अनुपात है 4:5 और बबलू और शालिनी का अनुपात है 2:3। ठीक, सिंगल रेशियो में चेंज करो। कैसे, देखो मैं इंक चेंज करके बताता हूं। इसका इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, 15। इसका इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, 10। और इसका इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, 8। ये ठीक, कितना आ गया, 8, 10, 15। ये हो गया अमन का, ये हो गया बबलू और शालिनी। कह रहा है यदि अमन को 800 रुपए मिलते हैं तो अमन का रेशियो कितना है, 8 बराबर 800 रुपया, तो 1 बराबर 100 रुपया। तो कह रहा है शालिनी को कितना रुपया मिलेगा, शालिनी का अनुपात है 15, तो 15 बराबर 100 इंटू 15 यानी 1500, यानी 1500। ठीक, इतना हो गया। चलो ये भी प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2100 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2352 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न on an amount of rupees 2100 in 2 years is rupees 2352. If the rate of interest is decreased by 1%, what will be the new interest? Okay, देखते हैं। ऐसा है, हमसे क्या बोल रहा है, 2100 रुपए की धनराशि है, उस पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2352 प्राप्त हुआ है। ऐसा है, ध्यान से, साधारण ब्याज हमेशा समान रूप से दिया जाता है, हमेशा समान रूप से देय होता है। दूसरी बात, समान रूप का मतलब प्रतिवर्ष समान रहता है, पहली चीज। दूसरी बात, सिंपल इंटरेस्ट में रेट मतलब दर हमेशा समान रहती है, समान रहती है। ठीक, तीसरा देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता है, हमेशा मूलधन पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा है, जैसे 2100 रुपए की धनराशि थी, ठीक, तो साधारण ब्याज वर्षों में 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2352 रुपए प्राप्त हुआ है, 2352। अच्छा, मेरी बात बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझिए कि हम कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है, ये है जो ये मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन। तो इसको साधारण ब्याज ना पढ़े, इसको पढ़े मिश्रधन। क्या पढ़े, मिश्रधन। ठीक, यहां पर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहां पर पढ़ेंगे अमाउंट। क्या पढ़ेंगे, अमाउंट। ठीक, अब सही है। तो थोड़ा सा गलती थी, टाइपिंग मिस्टेक है, वो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब हमें क्या समझ में आया कि 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में क्या हुआ है कि
2 सालों में हमें जो ब्याज मिला है वो मिला है 352 रुपए। कितना मिला है? 352 मिला है 352। क्यों? क्योंकि उसका कारण है अमाउंट यानी मिश्रधन। अमाउंट हमारा था 2352 और जो प्रिंसिपल है हमारा वो 2100 रुपया है, तो 2, 5 और 3 में गया 252 रुपए। 252 रुपए क्या है? 252 रुपए ये हमारा ब्याज हो गया। ठीक, सॉरी 3 में गया 2, हाँ 252 रुपए हमारा ब्याज हो गया। 252 रुपए ब्याज हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। थोड़ा सा एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे बाहर, अभी आपको आवाज आ रही होगी, बाहर हमारे घर में जो कुत्ते हैं वो भौंकने लगे, तो बस उन्हीं की आवाज को हम सुनने लगे तभी इधर उधर हो गया। कोई बात नहीं, ठीक, देखते हैं। 252 रुपए ब्याज हो गया। अब हुआ क्या, कह रहा है 1% ब्याज की दर को कम कर दो। भैया जब ब्याज की दर कम करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब ब्याज की दर कम होगी, जाहिर सी बात है जब ब्याज की दर कम होगी तो पैसा ब्याज भी कम हो जाएगा। तो देखते हैं, ब्याज हमेशा मूलधन पर देय होता है, ध्यान समझना। तो 1% 1 साल में कम होगी, तो 2 साल में ब्याज की दर कितनी कम हो जाएगी? 2%। तो 2% निकाल लो। 2% ऑफ किसका? 2100 का, यानी 2100 का 2% निकालेंगे तो ये आएगा 42 रुपया। कितना आएगा? 42 रुपए। और यही 42 रुपए की कमी हो जाएगी। तो 42 रुपए की कमी कर दो। जैसे ही 42 रुपए की कमी करेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 210 रुपया। कितना बचेगा? 210। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, समझ गए आप? चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम ने श्याम को 20% के लाभ पर एक टीवी बेचा, जबकि श्याम ने उसे अंशु को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि अंशु को टीवी के लिए 33,000 रुपए देने पड़े हो, 33,000, तो राम के लिए टीवी का लागत मूल्य क्या था? बहुत बढ़िया, राम के लिए टीवी का लागत मूल्य क्या था? Ram sold a TV to Shyam at a profit of 20%, while Shyam sold it to Anshu at a profit of 10%. If Anshu had to pay rupees 33,000 for the TV, then find the cost price of the TV for Ram. बहुत बढ़िया, देखते हैं। राम ने श्याम को 20% के लाभ पर एक टीवी बेचा। देखो, जब हमें प्रॉफिट होता है तो 100% में प्लस करते हैं, और जब हमें लॉस होता है, ये प्रॉफिट का मैटर है, प्रॉफिट का है ना, ये प्रॉफिट का मैटर है। और जब हमें लॉस होता है, जब हमें लॉस होता है तो 100% में हम माइनस करते हैं, 100% में हम माइनस करते हैं, 100% में हम माइनस करते हैं। ठीक, तो राम ने श्याम को 20% लाभ पर बेचा, तो 120 बटे 100, और श्याम ने उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, श्याम ने अंशु को 10% लाभ, तो 110 बटे 100 कह रहा है। और अंशु को इसके लिए देने पड़े 33,000 रुपए। 33,000, देखो या तो सामने सामने काट लो, कट जाता है, नहीं तो कैसे? आप 33,000 रुपए लिखो। क्या लिखो? 33,000 रुपए गुणा, जैसे ही गुणा करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितना? 10 ऊपर 11 नीचे। ठीक, इसको काटो तो ये हो जाएगा 5, ये 6, तो हो जाएगा 5 ऊपर और 6 नीचे। ठीक, देखो कैसा है, 11 छक्का 66, 33 से ये गया 2 बार, और 2 से इसको काटो कितनी बार? इसको काटो 2 से इसको 5 बार, और 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5 में, तो कितना होगा? 25, 1 2 3, 25,000, 25,000, 25,000 रुपए हो जाएगा यहां। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला। राम ने एक धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। राम ने एक धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो कि क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं, यानी बैंक,
3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपए का ब्याज मिला। उसने कुल कितनी धनराशि जमा की थी? राम डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन 2 डिफरेंट बैंक्स व्हिच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 years he got a total interest of 3300. What was the total amount he deposited? ठीक, राम ने क्या किया है कि राम ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। अच्छा ठीक है, एक की ब्याज की दर थी 10%, ये देखो लिखा है 10%, और दूसरे की क्या थी? 12%। दूसरे की क्या है? 12%। तो जब दोनों की दर हम मिला लेंगे तो 1 साल की दर हो जाएगी 22%। ठीक, अब कह रहा 3 वर्ष के बाद, तो ब्याज की दर हमेशा समान रहती है, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज सेम रहता है, ऑलवेज सेम। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा 66%। 3 साल का हो गया 66%, 66% हो गया। 3 साल का कितना हो गया? 66%। 3 साल का कितना हो गया? 66 हो गया। अब 66% के बराबर में रुपया जो मिल रहा है उसको, 66% के बराबर में वो मिल रहा है 3300 रुपया। 3300 कितना मिल रहा है? 3300 रुपया। तो 11 से काट दें 6 बार और 11 से काट दें 3 बार, ये आ गया 300। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी 50। तो भैया 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू 5000, 100% की। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। कैसा? 2 बैंकों में जमा की ना, तो इसके लिए भी 100% और इसके लिए भी 100%। तो दोनों की 100 और समान धनराशि थी, ये देखो समान, भाई इक्वल थी ना, सेम अमाउंट था। तो 5000 ये और 5000 ऐसा ही और 5000 ऐसा ही और, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? टोटल हो गया 10,000। टोटल हो गया 10,000। टोटल हो गया 10,000। आंसर आ गया, खत्म हो गया। ठीक, अगला प्रश्न। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपए हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर बताइए। A sum of money becomes 2250 at the end of 2 years and 2625 at the end of 5 years. If the person gets only simple interest, then what is the rate of interest? ठीक, देखो ऐसा है, हम आपको बताएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना? ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। ठीक, और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100 के अलावा। ठीक, तो हम क्या करें कि हम ढूंढते। ठीक, क्या सारी चीजें ऐसा है, 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपए हो जाती है। अब 5 वर्ष के अंत में, लेकिन ये है क्या? चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये दोनों है मिश्र धन। कितना? क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन। ठीक, ये क्या है? मिश्र धन। अब आप समझिए ये मिश्र धन है। ठीक, ये क्या है? ये मिश्र धन। अब देखिए ऐसा है, 5 वर्ष में मिश्र धन हो रहा है हमारा 2625। ठीक, 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन हो रहा है हमारा 2250। ठीक, ये अब हमने देखा तो यहां से यहां तक का समय कितना रहा? 3 साल। और 3 साल में कितना पैसा बढ़ा है? 5, 12 में 5 गया 7 और 5 में 2 गया 3, 375 रुपए बढ़ गया 3 साल में। तो 1 साल में कितना रुपया बढ़ेगा? 1 साल में, तो 1 साल में रुपए बढ़ेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 यानी 125। और जो बढ़ता है वो ब्याज होता है। इसका मतलब 1 साल में जो ये बढ़ रहा है ये क्या है? ये है ब्याज। ये क्या है? ब्याज बढ़ गया।
अब देखो ये क्या था यहां पर भाई, ये क्या है, ये यहां पर अमाउंट यानी मिश्रधन है। अमाउंट से जैसे ही तुम प्रिंसिपल यानी मूलधन माइनस करोगे तो तुमको प्राप्त होगा ब्याज, सॉरी एसआई माइनस करेंगे भाई, सही है, अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम यहां से ब्याज ही माइनस कर दें, यहां से हम ब्याज ही माइनस कर दें, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो यहां पर मिलेगा प्रिंसिपल, तो ब्याज माइनस करो चाहे यहां से चाहे यहां से। देखो यहां से करोगे, यहां ऊपर से तो 5 साल का करना पड़ेगा, यहां से करोगे तो 2 साल का, तो ये आसान है 2 साल वाला। 1 साल का 125 तो 2 साल का 250, 250 माइनस, तो मूलधन हमको पता चल गया कितना 2000 मूलधन मिल गया 2000, मूलधन मिल गया हमको 2000, मूलधन मिल गया 2000। समय कितना है, समय 1 साल ले लेंगे और रेट भी ब्याज भी 1 साल का ले लेंगे 125, ये गया ये चला गया, ये काटा पॉइंट लगा दिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25%, ये आ गई ब्याज की दर। ठीक है, समझ गए आप, बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं क्या मैं आपको विजिबल हूं, बिल्कुल सही, मैं विजिबल हो रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तब 12 दिन में काम को पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक, देखते हैं। 15 men can complete a piece of work in 20 days, working 8 hours per day या a day, ठीक। How many hours a day must 20 men work to complete the work in 12 days? ओके, देखते हैं। कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये MDH से होता है। एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2, ठीक। M मीन्स होता है मैन, ठीक, मैन, ठीक। D मतलब नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या, H मतलब होता है आवर्स, घंटों की संख्या, W मीन्स होता है वर्क यानी घंटों की संख्या। हर प्रश्न में एक तरफ की चीजें दी होती, जैसे 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में काम करते हैं, तो भाई काम दिया नहीं, छोड़ दो। 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो काट दो, सामने सामने कटता है, 20 से 20 खत्म। 3 से काट दे, 3 से काट दो ये 5 बार, और 3 से काट दो ये 4 बार, 4 से 8 को काट दो 2 बार, 5 2 10, आंसर आ गया 10 घंटे, हो गया, ठीक। कितना आसान था, बस थोड़ा सा आप जुड़े रहिए, अपने आप आसान हो जाएगा काम। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नलों को खोल दिया जाता है और फिर 12 मिनट के बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तब टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? तब टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? तब टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? तब टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, ठीक। 2 टैप कैन fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively, while the third tap can empty it in 36 minutes. First, both the taps are opened, and then after 12 minutes, the third tap is also opened. Then in how much time the tank will be completely filled? Okay, देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये है पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी का। करते हैं, पहला नल ए, दूसरा नल बी और तीसरा नल सी। पहला नल इसे 30 मिनट में भरता है, दूसरा नल इसे 45 मिनट में भरता है और तीसरा नल इसे 36 मिनट में भरता है, खाली कर रहा है, सॉरी 36 मिनट में खाली कर रहा है।
जब हम टाइम एंड वर्क करते हैं, यानी पाइप एंड सिस्टम करते हैं, टाइम एंड वर्क करते हैं, कुछ भी करें, तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या? एलसीएम। बेटा एलसीएम का मतलब होता है पूरा काम। 30, 45, 36 का एलसीएम 180। ठीक, देखते हैं भाई। ये 6 बार गया, ये 4 बार गया, ये 5 बार गया। ठीक, यानी ये 1 मिनट में 6 भर रहा है, ये 1 मिनट में 4 भर रहा है, और ये 1 मिनट में 5 भर रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, तो हमने देखा आगे बढ़ के कि 6, 4, 5 हो गया। हम आगे बढ़े तो हमने देखा, अब कह रहा है कि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाता है और फिर 12 मिनट के बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। तीसरा नल भी 12 मिनट के बाद खोल दिया जाता है। ठीक, तीसरा नल भी 12 मिनट के बाद खोल दिया जाता है। तो पहले 12 मिनट तक निकाल लें। 12 मिनट तक ए प्लस बी का काम। ए और बी 1 मिनट में 10 काम करते हैं, तो 12 मिनट में 120 काम कर लेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, 12 मिनट बाद अब सी भी खोल दिया जाता है, यानी तीसरा भी। तो अब क्या हुआ है, ए और बी भर रहे हैं 10 भाग, जबकि सी 5 भाग खाली कर रहा है। तो अब केवल 5 भाग ही भर पा रहा होगा, जबकि टोटल काम हमारे पास था 180, 120 हो चुका है, बचा है 60, और इस 60 काम को अब प्रति मिनट 5 काम करके पूरा किया जाएगा, तो 12 मिनट और लगेंगे। तो 12 मिनट ये और 12 मिनट ये, टोटल मिलाकर देखा जाए, अगर जोड़ा जाए, तो टोटल कह रहा है टंकी पूरी तरह से कितने समय में भरेगी, तो 24 मिनट में या 24 घंटे में, जो भी है, मिनट है तो 24 मिनट में पूरी तरह से भर जाएगी। 24 मिनट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी? ठीक है। A train running at 7/11 of its own speed reach a place 22 hours late. How much time would be saved if the train ran at its own speed? तो ये हमने देखा, तो कैसे कह रहा on its own speed, तो हमने देखा कि कैसे इस प्रश्न को, मतलब किस तरह से हमसे पूछा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमसे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 7/11 को हम लिख सकते हैं 7:11। क्या लिख सकते हैं? 7:11। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 7:11। कह रहा है अब यहां पर 2 चाल हो गई। सबसे पहले देखो, लेट पहुंच रही है, इसका मतलब ये इसकी वास्तविक चाल है, वास्तविक, और ये इसकी बनावटी चाल है। क्या है? बनावटी। तो चाल यानी स्पीड, चाल यानी स्पीड, स्पीड क्या है? 7:11। जब स्पीड ये है तो टाइम क्या होगा भाई? टाइम होगा 11:7। देखिए, ये क्या है? बनावटी, ये क्या है? वास्तविक। तो इनके द्वारा लिया गया हमने समय लिख दिया। कह रहा 22 घंटे देरी से पहुंच रही, 22 घंटे देरी से पहुंच रही, 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे देरी से पहुंच रही है। तो ऐसे हमने देखा 22 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं कितने समय की बचत होगी, तो ऐसे देखो 22 घंटे देरी, ऐसे देखो कितना देरी से पहुंच रही, जरा देखो 5। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं करिएगा। ठीक है, कितना देरी से, ये समय लग रहा है भाई। हाँ, तो कितना आ रहा है, कितना लेट? 7, 4, 11, यानी 4 रेशियो देरी से पहुंच रही है, और घंटे में 22 घंटे देरी से पहुंच रही है। ठीक, 22 घंटे देरी से।
तो 4 बराबर 22, तो 1 बराबर क्या होगा 22/4। ठीक, आपसे अब कह रहा है कि अब आपसे पूछ रहा है कि यदि अपनी चाल से चले यानी 7 रेशियो से चले तो कितना समय लेगी, तो 7 से गुणा कर दो, तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा कितने घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे। तो अगर आप ये निकाल लोगे तो डिफरेंस निकाल लेना, किसका, इसका और 22 का, तो ये समझ में आ जाएगा कितना समय लग रहा है। समझ गए आप? तो बस इतना ही आज के लिए हम रख रहे हैं। आप जरूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन आपको आया या नहीं, और इस वाले प्रश्न का उत्तर जरूर निकालिएगा। सिर्फ निकाल कर डिफरेंस ही क्रिएट करना और कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। भैया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, तभी तो परिवार बड़ा होगा। चलिए मिलते हैं।